हेलो बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। 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 गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो तुम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया गया था, तो 10 क्वेश्चन था बेटा डीपीपी में, तो ट्राई किया होगा घर पर। यस सर। तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ यस सकते हो। यस सर, 5th में है। आदित्य, क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल इज 0.36 जूल पर ग्राम, द अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक मास इज। तो देखो बेटा, जो इसका फॉर्मूला था, है ना, ये एटॉमिक मास जो फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, देखो यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। यस सर, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। हाँ, तो उसमें 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट था। और उस यस फॉर्मूला, सर, हाँ, उस फॉर्मूला में जो स्पेसिफिक हीट था उसका यूनिट क्या दिया गया था, याद है? कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी पर ग्राम। और यहाँ पर यूनिट क्या दिया गया बेटा? सर यहाँ पर जूल पर ग्राम है। जूल पर कैलोरी। ग्राम है, इसका मतलब इसको कैलोरी पर ग्राम में कन्वर्ट कैलोरी करना पर जूल। पड़ेगा ना। हाँ, तो यस कैलोरी सर। पर ग्राम में, तो तुम्हें मालूम कन्वर्जन फैक्टर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये होता है बेटा। अगर और एक्यूरेट चाहते हो तो 4.18 जूल, ये होता है बेटा कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अगर इसको ओके यूज सर, करोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे? कर लूंगा। हाँ, तो करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, है ना, तो क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 0.836, है ना। और इसको तुम कन्वर्ट करोगे कैलोरी में, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए इसको तुम डिवाइड करोगे तो 4.18 से तुमने डिवाइड कर दिया, 4.18, तो आंसर आ जाएगा 32। आंसर यहाँ ओके पे सर। पार्ट है बेटा, है ना। यस सर। 32 तुमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। सर ये 6.4 क्या है? तो ये फार्मूला था बेटा, लास्ट का जो फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले को तुमने यूज किया होगा तो समझ में आया होगा, है ना। जो फार्मूला बताया गया था, देखो, ओके। है ना, ये 6.4 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है। इस फार्मूला को यूज करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम, तो स्पेसिफिक हीट को कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, आदित्य, कोई क्वेश्चन? सर 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 60 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑन एनालिसिस प्रोड्यूस 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये तो आसान है बेटा, तो बताया गया था लास्ट क्लास में, वहाँ परसेंटेज में था, यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट दे दिया गया है, तो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जैसे मान लो तुम्हें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, पहले तो बेटा तो ये तुम्हें मालूम होगा ना, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, अगर तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया इस तरह से, देखो परसेंटेज वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, H2O, ये सब परसेंटेज में दिया गया है। अगर तुम्हें परसेंटेज में मालूम है तो निकल आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, है ना। लास्ट क्लास में तुमने निकाला था, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी आ गया था एम्पिरिकल फार्मूला। एक और क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, है ना, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आया था आंसर, ये तुमने किया था लास्ट क्लास में। देखो उसी तरह से यहाँ करना है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर ये बेटा कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट का परसेंटेज न देकर एग्जैक्ट अमाउंट दिया गया है ना। तो हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे आएगा बेटा? अमाउंट 24/16 into एक्सक्यूज मी 100। सर। हाँ, सर हमको परसेंटेज निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल तो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल अमाउंट देना बिल्कुल सर। बिल्कुल, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको तुम जो प्रीवियस क्वेश्चन किया गया था उसे तुम कोरिलेट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट दिया गया तो एग्जैक्ट तुम्हें निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कोरिलेट करना चाह रहा हूँ लास्ट वाला जो थ्योरी मैंने बताया था उससे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर तुम परसेंटेज, अगर मान लो तुम उस तरह से नहीं करना चाह रहे, परसेंटेज निकाल करना चाह रहे हो, तो परसेंटेज निकाल लो। जिसका परसेंटेज निकालना होगा बेटा वो न्यूमरेटर में 24 ग्राम, है ना, कार्बन दिया गया है आउट ऑफ 60 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
अगर 1000 कर दोगे तो ये तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 40% तुम्हारा कार्बन आ जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन भी आ जाएगा बेटा, है ना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो आ जाएगा कितना दिया गया बेटा, 4 ग्राम दिया गया, 4 ग्राम आउट ऑफ 60, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा परसेंट, हाँ, तो आ जाएगा इस तरह से। सब कर लोगे ना बेटा इस तरह से, ना? यस सर। सर हाँ बेटा पूछो। सर बिना परसेंटेज के बिना परसेंटेज से भी कर सकते हो। बस यहाँ पे क्या करना है कि जो सब्सटेंस दिया गया है, जैसे मान लो तुम्हें कार्बन दिया गया है 24 ग्राम, ठीक है। तो 24 ग्राम दिया गया है, तो 24 ग्राम कार्बन में कितने मोल्स होंगे वो निकाल लो। तो 24, ठीक है। और मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है बेटा, 12 होता है, ठीक है। 12। इसका मतलब कार्बन का जो मोल्स होगा, है ना, पूरे सब्सटेंस में यहाँ पर 2 होगा। ये तुम्हारा हो गया कार्बन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कार्बन। आते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है ना। इसको करोगे तो कितना जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितना आ गया, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर। नेक्स्ट एलिमेंट दिया गया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मोल आ गया ये। हाँ, ठीक है। तो 32 कितना दिया गया बेटा, 32 डिवाइड बाई 16, है ना। तो कितना आ गया है ऑक्सीजन, 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर 2। तो ये सब एलिमेंट आ गए। तो अब इसको अरेंज कर दो, है ना। तो C2H4O2 आ रहा है, देखो कार्बन कितना है, कार्बन 2 है तो C2 हो गया, है ना। और हाइड्रोजन 2 है तो H2, ठीक है। और ऑक्सीजन 4 है तो 4 ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 2 है, मैंने गलत किया। हाइड्रोजन, हाँ ओके, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन बेटा 2 है। ये तुम्हारा हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये तुम्हारा इस तरह से आ जाएगा। हाँ बोलो सर। सर जो फॉर्मूला होता है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास। हाँ सर तो इसमें टोटल मास 60 ग्राम दिया गया। तो हाँ सर तो जो बाकी का रिमेनिंग 40 है वो ऑक्सीजन होगा ना? नहीं, हम देखो ऐड करो 24 प्लस 4 प्लस 32, तो ये ऐड करोगे तीनों एलिमेंट को तो यहाँ पर 60 ग्राम ही आ रहा है। देखो ऐड करो बेटा, मैं ऐड कर हाँ रहा सर, हूँ। 60 आ रहा है। 24 प्लस 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, है ना। इसको ऐड करो, देखो 60 ग्राम आ गया, है ना। सर पर अपॉन में तो 100 लेते हैं तो बाकी का 40 तो ऑक्सीजन होगा ना। नहीं करना ना, यहाँ पर बेटा परसेंटेज करोगे तो परसेंटेज में यहाँ देखो 40 ग्राम कार्बन है, उसी तरह से यहाँ पर जो हाइड्रोजन है 39 कुछ परसेंटेज अगर करोगे तो यहाँ पर परसेंटेज में भी 100 आ जाएगा ऐड करोगे तो यहाँ पर तुमने एग्जैक्ट अमाउंट तुमने देखा है, ठीक है। तो तुमने 60 ग्राम कंपाउंड लिया है तो जब ऐड करोगे तो 100 ग्राम थोड़ी हो जाएगा, 60 ग्राम में ही आएगा ना। जो परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज अमाउंट में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर अगर परसेंटेज टोटल 100 से कम होता है तो बाकी ऑक्सीजन होता है? बिल्कुल, यहाँ पे जबकि ऑक्सीजन दिया हुआ तो यहाँ पे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। नो सर। ओके, तो लास्ट क्लास में मैं कोई न्यूमेरिकल करा नहीं पाया क्योंकि, है ना, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था मेरे लैपटॉप में वगैरह थे, मैंने क्लीन किया तो ठीक है, फाइन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास बताया था कि हाँ कि फॉर्मूला मास क्या होता है। मैंने एग्जांपल दिया था NaCl का, है ना। NaCl का फॉर्मूला मास क्या होगा, फिर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला उसको लिखवाया था, मर्कर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका यूज करके मोलर मास मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट। याद रखोगे बेटा, यहाँ जो स्पेसिफिक हीट है कैलोरी पर ग्राम में ही होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कराया। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाय n वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ से तुम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। जो n है बेटा वो कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये होता है n, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था, इसका एग्जांपल भी हो गया, और ये सब जो क्वेश्चन है वो भी करा दिया था, कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में। इसके बाद बेटा जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, हाँ बेटा बोलो। सर मॉलिक्यूलर मास का जो फॉर्मूला 2 × वेपर डेंसिटी यानी सर ये गैस में लगेगा?
यहाँ पे बेटा जो वेपर डेंसिटी है, मान लो सॉलिड है ना, सॉलिड को वेपराइज करके उसका वेपर डेंसिटी निकालते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो वेपर डेंसिटी है वो दिया रहेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर, ये जरूरी नहीं कि गैस के लिए वेपर हो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उसका वेपर बनता है। जैसे आइस, बेटा आइस सॉलिड स्टेट में होता है ना आइस, और आइस के ऊपर तुमने फ्यूम उड़ते हुए देखा होगा, है ना। इसका मतलब कि जो सॉलिड है, सॉलिड का भी वेपर बनता है, लिक्विड का भी वेपर होता है, गैस तो वेपर में होता ही है गैस स्टेट में, ठीक है। तो हर एक सब्सटेंस का वेपर बनता है, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेपर डेंसिटी दिया रहेगा। ओके बेटा, अबू ओके सर। तो सर एक ppm जो आपने कल बताया था, पार्ट्स उसके पर अंदर मिलियन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो मास सर ऑफ, वेट भी ग्राम में रहेगा? यहाँ पर सब सेम यूनिट में बेटा। जब इस तरह से कोई फ्रैक्शन आ जाए, याद रखो बेटा, कहीं पर भी, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अगर कहीं पर तुम फ्रैक्शन निकाल रहे हो, देखो ये फ्रैक्शन है ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखो वॉल्यूम अरे सर, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते थे। बेटा एक मिनट, तुम सब कंफ्यूज हो रहे हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। फिजिक्स में जो मास और वेट है वो अलग अलग होता है ना। हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं बेटा, केमिस्ट्री में हम लोग ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं मानते वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे जो मास है वही वेट है, ठीक है। अच्छा, ओके सर, ओके सर। और कोई डाउट बेटा? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो चलते हैं यहाँ पर। जो फॉर्मूला कल लिखा था हम लोगों ने, यहाँ पे कुल 7 फॉर्मूले थे, है ना। मोलरिटी का, मोलरिटी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन, और नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को मैंने बताया था, नॉर्मलिटी को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मलिटी है उसको बाद में लोग देखेंगे कि नॉर्मलिटी हो, है ना। ओके, तो यहाँ पे जो मोलरिटी है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालोगे, है ना, मोल्स इज इक्वल टू, है ना, कैसे निकाल बेटा, मोल का जो फॉर्मूला है, अगर मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला बेटा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला, है ना। इसका यूज किया तो नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो ये तुम्हारा चला जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो चीजें बेटा यहाँ पर, ये तुम्हारा जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी तुम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमेशा लीटर याद रखोगे बेटा, ये लीटर में रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग करेंगे मोलरिटी से रिलेटेड, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया था। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 6.02 into 10 power 20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of urea is, तो अब देखो जो कंसंट्रेशन है किसमें निकालना, तो 7 यूनिट में मालूम है कि कंसंट्रेशन के 7 यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन जब तुम ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन में m, तो m का मतलब क्या हुआ बेटा, कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, मोलरिटी का मतलब कंसंट्रेशन मोलरिटी में निकालना है, ठीक है। तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे, तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला है ना, मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो अब देखो जो वॉल्यूम वो तो दिया गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml, लेकिन तुम्हें वॉल्यूम ml में नहीं चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम किसमें चाहिए बेटा, वॉल्यूम तुम्हें चाहिए लीटर में, तो वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 लीटर। तुम्हें मालूम है ना ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, जो कन्वर्जन फैक्टर है ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये होता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, तुम्हें ml में दिया गया है वॉल्यूम, जिसको तुमने कन्वर्ट कर दिया लीटर में, तो ये वॉल्यूम तुम्हें मिल गया। अब आते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर जो यूरिया है, यूरिया का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया, देखो 6.02 × 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 100 ml, है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, 6.02 into 10 जो गिवन नंबर है 10 पावर 20 डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर 6.02 into 10 पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा बेटा, 0.1 मोल आ रहा है, सबका आ रहा है बेटा 0.1 मोल, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1 मोल।
वॉल्यूम आएगा यहाँ पे, देखो बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से, वॉल्यूम आ रहा है 0.1 मोल, यही आ रहा है ना बेटा, वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पर 0.1 मोल। ठीक है बेटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये जो मोल्स है यहाँ पे देखो, तो 0.01 तो ये 10 पावर 20 है, ये हो जाएगा 10 पावर 23, तो या 10 पावर माइनस तो 3 10 पावर माइनस 3। Yes, sir. ठीक है, ये गलत कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालोगे तो मोलरिटी इज इक्वल टू, सर वॉल्यूम लीटर्स में आएगी ना? हाँ वॉल्यूम लीटर में करोगे, वॉल्यूम को सर लीटर में, आपने मोल्स में लिख दिया यहाँ पर। ये वॉल्यूम लीटर में यहाँ पर है ना, ठीक बेटा। ओके सर। तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स तूने लिखा 10 पावर माइनस 3 डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम, तो गिवन वॉल्यूम कितना आ गया बेटा 0.1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 पावर माइनस 2 मोलर, तो आंसर डी पार्ट आ रहा है बेटा। यस सर, सेम आया। 0.01 मोलर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, जिससे मैंने किया है, नोट करना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, मोलरिटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी 70% by weight, the specific gravity 1.54 would be okay। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसका वेट दिया है, ये तो लग ही नहीं रहा। क्या बेटा, और ये टूटा कैसे है? मृदुल अपना माइक ऑफ कर दो मृदुल। The molarity of orthophosphoric acid having purity 70% by weight। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 1.54, इसका मोलरिटी निकालना है। ठीक बेटा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सबको? इससे कोई डाउट है बेटा क्वेश्चन में? तो सर ग्रेविटी क्या स्पेसिफिक रिलेशन ग्रेविटी है? मतलब डेंसिटी होता है, अगर कहीं पर लिखा हो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके सर। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी में मालूम है, डेंसिटी D इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो ये डेंसिटी होता है, तो यहाँ से तुम्हें वॉल्यूम निकलना आएगा तुम्हारा। ठीक है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अब देखो तुम्हें 70%, तुमने क्या किया कि जो सब्सटेंस दिया गया है उसका 100% ले लिया, मतलब 100 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिखोगे कंसिडर 100 ग्राम ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कंसिडर 100 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मैं केवल एसिड लिख रहा हूँ, एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर 100 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, तो 100 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम तुम्हें निकालना होगा। तो वॉल्यूम के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी D इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दिया गया 1.54, इट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, कितना तुमने लिया बेटा 100 ग्राम लिया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम तुम्हारा निकल आया। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.54। ठीक है, तो वॉल्यूम तुम्हारा आ गया। अब तुम्हें निकालना है मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तुमने वॉल्यूम निकाल लिया है, अब तुम्हें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितना तुमने अज्यूम किया बेटा, कंसीडर 100 ग्राम ऑफ एसिड, लेकिन जो 100 ग्राम एसिड लिया है क्या वो 100% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है? नहीं है ना, उसका 70% ही एक्चुअल एसिड है। तो 100 का तुमने 70% ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, मास ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास निकाल सकते हैं बेटा? यस। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बेटा, फार्मूला कौन बताएगा? H3PO4। H3
HPO4, ठीक है। तो क्या आ रहा है बेटा, इसका मतलब मास निकालोगे तो 3 हो गया तुम्हारा 90 हाइड्रोजन का, फास्फोरस का, है ना, लिखोगे यहाँ पर ऑक्सीजन का, ठीक है, तो 64। 64। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 98 हो जाएगा टोटल। तो ये 64 हो जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? 98 हो जाएगा, ठीक है। 98 98 आ जा रहा है, तो यहाँ पे तुम 98 लिख दोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 98 नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया बेटा, तो नंबर ऑफ मोल्स तुम यहाँ लिखोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है बेटा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 70 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 98, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जाएगा 0.7143 जाएगा, 0.7143, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया। वॉल्यूम तुमने ऊपर निकाल लिया है, वॉल्यूम तुम्हारा आ गया 100 डिवाइड बाई 1.54, तो यहाँ से मोलरिटी आ जाएगा। सो मोलरिटी इज इक्वल टू, निकाल लोगे बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई गिवन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल दिया यहाँ पर 0.74, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.7143, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम तुमने कितना निकाला यहाँ पे बेटा? वॉल्यूम है तुम्हारा 100 डिवाइड बाई 1.54 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.54, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.11, है ना। यस सर। लेकिन यहाँ पर आंसर तो ये गड़बड़ दिया है क्या? इस मैंने गड़बड़ किया है यहाँ पर बेटा। ये जो तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम तुमने कन्वर्ट नहीं किया लीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब वॉल्यूम को तुम कन्वर्ट करोगे लीटर में तो आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दिया गया है। डेंसिटी देखो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट होता है वो ग्राम पर ml होता है, ठीक है। तो इससे जो डेंसिटी यहाँ पे जो तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसको तुम्हें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो ये लीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल तुम्हारा आंसर आ रहा है, इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक बेटा। तो आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है? 11 मोलर, ठीक है। नोट कर लिया है सबने? सर हमने इसका मास 100 क्यों लिया था ऊपर? देखो यहाँ पर जो दिया गया है, मोलरिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी 70%, है ना। तो कितना भी तुम ले सकते हो, तुम यहाँ पर 1000 ग्राम भी कंसिडर कर सकते हो। तो 1000 ग्राम में कितने ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक होगा बेटा? 700 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक होगा। जो तुम्हारा कैलकुलेशन होगा वो 1000 के हिसाब से चलेगा, है ना। तुम 100 से तुम 10 ग्राम ले सकते हो, तुम 1 ग्राम भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग 100 ग्राम से करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 100 ग्राम दिया है, ठीक है। तो रैंडमली कोई भी नंबर तुम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक बेटा। समझ में आ रहा है? सर तो फिर नीचे 70% में कन्वर्ट क्यों किया हम? क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है उसका प्योरिटी 70% है ना। अब जो तुम्हारा सोल्यूशन है, पूरे सोल्यूशन में केवल 70% ही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा? 70%, है ना। इसलिए 100 ग्राम का तुमने 70% लिया, ठीक बेटा। सर ये समझ नहीं आया कि ऊपर 100 क्यों लिया हमने? ओके चलो मैं इसको मैं एक बार और कर देता हूँ। देखो यहाँ पर तुमने क्या लिया, एक मिनट देखो। तुमने क्या किया कि एक सोल्यूशन लिया। ये जो सोल्यूशन बेटा एसिड का सोल्यूशन है, एसिड। तो एसिड सोल्यूशन बनेगा कैसे? ये जो एसिड का सोल्यूशन तुमने बनाया, कैसे बनाया होगा, है ना। इसमें तुमने वाटर लिया होगा, वाटर डाला होगा, है ना, उसमें एसिड डाला होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो वेट है, इन दोनों का जो मास है वो कितना है? वो 100 ग्राम। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। और इसमें जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम में कितना एसिड होगा बेटा? 70% एसिड है। इतना समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ पर कितना वाटर तुमने डाला है बेटा? यहाँ पर जो वाटर तुमने डाला है 30 ग्राम वाटर डाला है, और रेस्ट क्या है बेटा? एसिड है, 70 ग्राम एसिड है। अब समझ में आ रहा है? यस सर। ओके
तो यही इसका मतलब है, मोलरिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हैविंग प्योरिटी ऑफ 70% बाय वेट। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। तो एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो। सर आपने ग्रेविटी का यूज करी? ग्रेविटी मतलब डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पर दोनों टर्म एक साथ है, अलग अलग मत पढ़ो बेटा, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है बेटा? डेंसिटी। ठीक है, ओके सर। सर हाँ। सर ये जो वॉल्यूम निकाली है, इसमें जो मास 100 है उसमें 100 में इसमें भी 70 करना चाहिए था ना, 100 नहीं, यहाँ पर टोटल सोल्यूशन देखो, तुम्हें निकालना जो डिनोमिनेटर में ये जो वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम है बेटा, ये वाला वॉल्यूम, ये क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ना। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम है, 100 ग्राम है ना, तो 100 ग्राम तुम्हें लेना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। 100 डिवाइड बाई 1.4 करोगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट बेटा? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 480 ml of 1.5 molar first solution plus 520 ml of 1.2 molar second solution. What is the molarity of final mixture? तो यहाँ पर मिक्सचर दिया गया बेटा, है ना। तो जो मोलरिटी है, मोलरिटी फार्मूला देखो, यहाँ पर मोलरिटी फार्मूला दिया गया है, लेकिन अगर मिक्सचर का मोलरिटी तुम्हें निकालना हो, ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, उसके लिए जो फार्मूला लोग यूज करेंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, है ना, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, अगर मान लो तुम्हारे पास दो, यहाँ पर देखो, तुमने एक बीकर लिया, इस बीकर में तुमने पहले क्या किया, एक सब्सटेंस ए को डाला, है ना, यहाँ पर तुम्हारा तुमने एक एसिड ए लिया, इसको यहाँ पर ए को ऐड किया, और दूसरा एसिड यहाँ पर बी है, ठीक है, इस बी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ए का जो मोलरिटी है वो m1 है, इसका वॉल्यूम तुमने v1 लिया, जो एसिड बी है उसका मोलरिटी m2 है, इसका वॉल्यूम तुमने v2 लिया। तो दो अलग अलग एसिड बेटा, है ना, यहाँ पर एसिड ए है, एसिड बी है, इन दोनों एसिड को तुमने मिक्स किया यहाँ पर बड़े से जार में, है ना, और इस जार में जो एसिड ए है उसका मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1, एसिड बी का मोलरिटी m2 वॉल्यूम v2 है। कितना समझ आया बेटा? तुमने केवल दो एसिड को मिक्स किया, उस तरह से तुम और भी एसिड को मिक्स, तो पहले हम लोग दो के लिए देखेंगे। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, ठीक है, जब इस तरह से दिया गया हो तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय v1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ टोटल वॉल्यूम क्या होगा बेटा? v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। अगर मान लो ढेर सारे एसिड दिए गए हो, ठीक है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर अगर ढेर सारे, दो से ज्यादा एसिड हो, तो वहां क्या करोगे? तो वहां पर m1 v1 को ऐड करोगे, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तुम लोग याद रखोगे। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ m1 v1 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ v1। ठीक बेटा, इसको नोट कर लो फॉर्मूले को। सर एक डाउट था। पूछो। सर हमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पता नहीं, लेकिन हम वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ए प्लस सब्सटेंस बी करेंगे, तो उससे तो कुछ वो आ सकता है, एरर आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम लॉ ऑफ कंजर्वेशन वॉल्यूम तो जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन बनाते हैं वहाँ पर जो भी एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो तो वॉल्यूम में जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा वी आ रहा है, एंड दैट डेल्टा वी इज गोइंग टू बी 0। ओके सर, अच्छा।
ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है बेटा, नोट कर लिया होगा कॉमेंट। यस सर। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू, है ना, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखो जो तुम्हारा सब्सटेंस दिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और मिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट सब्सटेंस है उसका 480 ml लिया गया है, 480 ml, और इसका जो मोलरिटी है 1.5 मोलर, ये दिया गया है 1.5 मोलर, ठीक है। तो M1 हो गया, प्लस जो सेकंड दिया गया बेटा, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है 520, ये एसिड ना होकर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब यही एसिड है, ठीक है। 520 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो सेकंड का मोलरिटी यहाँ पर है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम यहाँ कितना होगा बेटा, यहाँ पर 480 है और ये 520 है, दोनों को ऐड करो तो 1000 ml आ रहा है ना। Yes. 480 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 520 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइड बाय 1000 करो बेटा, कितना आ रहा है? हेलो, आ रहा है बेटा 480 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 520 मल्टीप्लाइड बाय 1.2। सर हाँ बेटा बोलो। सर इन्हें लीटर में नहीं लेंगे? बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुमने 480 क्या लिया, ml में लिया, ठीक है। यहाँ पर 520 तुमने क्या लिया, ml में लिया, और डिनोमिनेटर में ये क्या बेटा, ये भी ml में। मैंने बताया था जब तुम फ्रैक्शन करते हो तो फ्रैक्शन में जो भी यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ml तुमने ऊपर लिया, डिनोमिनेटर में तुमने ml लिया, तो ml से ml कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यूनिट लेस हो जाएगा। जो वॉल्यूम है वो यूनिट लेस होना चाहिए। अगर ये ऊपर तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको भी तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चाहे तुम ml में स्कोर रखो चाहे तुम लीटर में करो, समझ रहे बेटा। देखो अगर तुमने ml कर दिया 4.8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4.8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 1 हो जाएगा, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1000। आ रहा है ओके बेटा सर। आंसर, है ना। तो 1.344 आ जाएगा, 1.344 Yes, sir. आ जा रहा है मोलर, तो आंसर हो जाएगा 3 पार्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको कर लो, नोट कर लो। सर पर मोलैरिटी के फॉर्मूला तो इससे लॉन्ग प्रूव हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, रॉन्ग कहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो मोलरिटी है, देखो इसको लीटर में कर देते हैं, मान लो यहाँ पर इसको हम लोग लीटर में कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर लीटर में कर देते हैं, तो इसको तुमने लीटर में कन्वर्ट किया, तो 10 पावर -3 यहाँ कर दिया, मल्टीप्लाइड में 10 पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पावर -3 होगा कि नहीं। यहाँ पर न्यूटन में तुमने 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ml में यहाँ पर था, ml को तुमने लीटर में कन्वर्ट किया, 10 पावर -3 प्लस 5.20 10 पावर -3, ये भी लीटर में हो गया, डिवाइड बाय 1000, ये ml में है ना, इसको भी तुमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब तो सही है ना बेटा। यस सर। कुछ काटे, कैंसिल करें यहाँ से, दिख रहा है बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है। यस सर। हाँ, तो यही आएगा ना बेटा आंसर। तो जो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या इनकरेक्ट हुआ देवेश। ओके सर। हाँ, नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बेटा ये वाला, the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। कर लोगे बेटा। Yes, sir.
सर आ गया। Sudden. ठीक है, Sudden. कई लोगों ने कर लिया, कमेंट में आंसर आ जीरो रहा है। Sudden. 0.75 मोलारिटी। यस तो यहाँ पे बेटा जो ग्रीन कलर का है ना, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है वो आना चाहिए। तो यही फॉर्म लगाओगे, m इज इक्वल टू, है ना, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ठीक बेटा, यस सर। तो यहाँ जो फोर्थ पार्ट है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चले बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो आगे बेटा मोलरिटी, ठीक है, नेक्स्ट है मोलरिटी। तो मोलरिटी तुमने लिखा था, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट वेयर ए मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, ये तुमने लिखा था। इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आसान सा न्यूमेरिकल है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन 11th में पूछता नहीं, 12th में क्वेश्चन पूछेगा, 12th में दोबारा इसको रिपीट होगा। ठीक है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको। तो देख लेते हैं, वैसे एक क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ दिया गया डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। क्लियर बेटा, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। डेंसिटी दिया गया है 1.02 और सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया गया है। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए तुम्हें दो चीज चाहिए। ठीक है, पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और दूसरा क्या चाहिए बेटा तुम्हें, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये दो चीज चाहिए तुम्हें। अगर ये दो चीज तुम्हें मिल गया तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हें निकालना है। तो जो मोलरिटी है, मोलरिटी के फॉर्मूला से लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग 100 ml भी सॉल्यूशन ले सकते हैं और 1000 ml भी ले सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर तुम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लो। 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब कि 1000 ml हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ तुम अज्यूम करोगे, कंसिडर 1000 ml दैट इज 1 लीटर सॉल्यूशन। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग लेते हैं 1000 ml या 1 लीटर। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर परसेंटेज दिया गया हो तो परसेंटेज में कितना तुम अज्यूम करोगे, मास को या फिर सॉल्यूशन को, 100, है ना। अब यहाँ पर मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी में डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना होता है, 1 लीटर। तो जो डिनोमिनेटर में होता है या जैसे तुम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, बस वही लेते हैं। अगर परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज में तुम 100 कंसिडर करोगे। और अगर मोलरिटी का कोई फॉर्मूला आ रहा है बीच में कहीं पर, ठीक है, मोलरिटी लिखा गया है, इसका मतलब तुम्हें 1000 ml लेना है या 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। तो जो तुम्हारा सॉल्यूशन है 1000 ml ले लिया, तो 1000 ml सॉल्यूशन में जो मोलरिटी है ना, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मैंने वॉल्यूम को 1000 ml ले लिया, मतलब 1 लीटर ले लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मोलरिटी कितना बेटा, मोलरिटी है 1.02, सॉरी मोलरिटी कितना है, जो मोलरिटी सॉल्यूशन का दैट इज 2.05, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर तुमने लिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इधर से। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2.05 मोल। ठीक है, अब तुम्हें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके तुम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? अब तुम बताओ, क्या मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? डेंसिटी दिया गया है और मोलरिटी यहाँ पर तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है। So, हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी को 1000 से और माइनस कर देंगे एसिटिक एसिड के मोलर मास से। ठीक है सोमिन, सही है। इधर ही बोला, पता नहीं सोमिन बोला किसी और किसने बोला था बेटा? ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो 1000 तुमने वॉल्यूम ले लिया है, वॉल्यूम यहाँ पर 1000 है, मास तुम्हें निकालना है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कर दोगे, जो डेंसिटी दिया गया है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। जो तुमने सॉल्यूट लिया है नंबर ऑफ मोल्स में मालूम है 2.05 मोल है ना, ये तुम्हें मालूम है। मास ऑफ सॉल्यूशन तुमने निकाल लिया माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें मालूम है, मोल्स कितना निकाला था बेटा? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ तुमने निकाला था 2.05 मोल। ठीक है, और मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड का मोलर मास यहाँ रख दोगे। ठीक है, तो आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी यहाँ दिया गया 1.02 माइनस नंबर ऑफ मोल्स है 2.05 मल्टीप्लाइड बाय मोलरिटी ऑफ एसिटिक एसिड। कैसे निकाले बेटा? एसिटिक एसिड क्या होता है फॉर्मूला? CH3COH। हाँ, तो इसका तुम निकालोगे मोलर मास, तो 12 हो गया, कार्बन का 3 हो जाएगा प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, तो कितना आ रहा है बेटा? 60 आ रहा है। इसको लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ रखोगे तो ये जो मास आएगा बेटा ग्राम में आएगा। ठीक है, तो ग्राम को तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10.2 आ जाएगा माइनस 2.05 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल टू, है ना? तो इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 10.02 माइनस 2.05। ठीक है, कर लेना बेटा, हो जाएगा ना? मगर मास ऑफ सॉल्यूट हमने n × m क्यों लिया? जो तुमने सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है एसिटिक एसिड का? एसिटिक एसिड का तुमने मोल्स निकाला यहाँ पर 2.05, तो जो सॉल्यूट है सॉल्यूट का मोल 2.05 है, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट होगा ना। जैसे तुम्हें निकाला नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये W निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा मास ऑफ। हाँ ठीक है, तो आंसर आ जा रहा है बेटा, कितना आ रहा है यहाँ पर? ठीक है बेटा, 10.2 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.0, ये नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पर। सर वो 1020 है। 1020 है। यस सर। सर हम माइनस तो 120 करेंगे ना? हाँ ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। सर हमने मास ऑफ सॉल्यूट n × m क्यों लिखा है यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये होगा बेटा मास ऑफ सॉल्यूट। देखो यहाँ पर अभी भी मैं इसको डिस्कस कर रहा था। ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पे जो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला तुमने वॉल्यूम लिया सॉल्यूशन का 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कर दिया 1.02। ठीक है, जो डेंसिटी है, डेंसिटी यहाँ पे दिया गया 1.02 ग्राम पर ml, तो ml में तुमने वॉल्यूम ले लिया मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, डेंसिटी को तुमने 1.02 ग्राम पर ml भी इसको तुमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुमने निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आएगा? यहाँ पे देखो ऊपर तुमने निकाला है। ठीक है, कंसीडर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, तो यहाँ से तुमने निकाल लिया 2.05 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मोल तुमने यहाँ रख दिया मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है,
तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला से यूज करके तुमने यहाँ पर मास एब्सोल्यूट रख दिया, ठीक है। ओके सर। तो आंसर आ जाएगा। सर इसमें से हम डेंसिटी को कन्वर्ट नहीं करेंगे केजी पर लीटर में? तो हाँ, तो अभी तो ये हुआ ना बेटा, अभी तुमने ग्राम में लिया है, तो ये जो तुम्हारा ये आया मास, तुम्हारा मास ग्राम में आ गया है ना, इन ग्राम। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो इट इज इक्वल टू द, किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 0.879 किलोग्राम, ठीक होगा। यस सर। हाँ, तो इसको तुमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया मास ऑफ सॉल्वेंट को। अब मोलरिटी तुम्हें निकालना है, सो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको रख लो 2 पॉइंट कितना है बेटा 2.05 डिवाइड बाय 0.879, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा आंसर, तो कर देते हैं 2.05 डिवाइड बाई 0.879, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा आंसर जाएगा 2.33। तो 2.33 के 879 होगा या 89? अच्छा ओके, 0.879 है ना बेटा सर 897 आ रहा है। 897 है, ठीक है। जो सर यही मैं कह रहा था। 897 है। यस सर। यस सर। यस सर। 897, ठीक है। ऐड कर लेना इसको। 2.28 ये आ रहा है आंसर। सी पार्ट आ रहा है बेटा, जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट वो तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में हम डेंसिटी को केजी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, केजी पर लीटर में, मीटर क्यूब? नहीं बेटा, यहाँ तुमने फाइनल कर दिया ना किलोग्राम में। देखो यहाँ पर जो तुमने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम किस में था, यहाँ देखो जो वॉल्यूम तुमने लिया है वॉल्यूम ml में है, ml में था ना वॉल्यूम 1000 ml, ठीक है। तो यहाँ देखो जो डेंसिटी दिया गया है ग्राम पर ml में, तो ml अगर तुम्हारा वॉल्यूम है तो ml से ग्राम में आएगा तुम्हारा मास। तो ग्राम में तुम्हारा मास आया यहाँ पर देखो ग्राम में, तो ग्राम को तुमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिए 7997, ठीक है। ओके सर। बेटा ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। देवेश हो गया? यस सर। नेक्स्ट है परसेंटेज, ठीक है। तो जो परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। आगे है बेटा परसेंटेज, है ना, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वेट, ये तीन फार्मूला था। तीनों में एक सिमिलर चीज है बेटा, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से करोगे। जिसका निकालना है ना, वो न्यूमरेटर में रहेगा, बाकी डिनोमिनेटर में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज जो किया है, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं बेटा, 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, हर एक का। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the highest excited state that unexcited hydrogen atom can reach when they are bombarded। दूसरा क्वेश्चन है, ओके। इस क्वेश्चन देखो बेटा, which of the given concentration unit are temperature independent। जो कल बताया गया था ना, कर लोगे? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलरिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मास परसेंटेज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मास है। यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म कहीं पर नहीं है, फर्स्ट में भी वॉल्यूम नहीं आता, सेकंड में भी वॉल्यूम नहीं है, और थर्ड में भी वॉल्यूम नहीं है कहीं पर। तो अगर वॉल्यूम टर्म नहीं है तो मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है।
तो लास्ट क्वेश्चन वो हो गया था। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31-0। यहाँ देखो बेटा, a solution is prepared by adding 5 gram of solute X to 45 gram of solvent Y. What is the mass percentage of X? तुम लोग खुद से करो इसको, है ना। तो मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज बाई मास, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो तुम्हें दो चीज निकालना होगा यहाँ पर। एक चीज तो दिया ही है, तो जो मास ऑफ सॉल्यूट हो दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया बेटा? 5 ग्राम, है ना। और मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, देवेश मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया गया है? 5 ग्राम। सॉल्वेंट कितना दिया गया है? 45 ग्राम, ठीक है, सब ग्राम में दिया गया है। ऐड करोगे, ऐड करने पे कितना आ रहा है बेटा? 50 ग्राम। तो परसेंटेज बाई मास इज इक्वल टू, है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, 5 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना आ रहा है? 10%। 10% आ रहा है। फर्स्ट पार्ट होगा आंसर। बाकी लोग नोट कर लो बेटा, जिसका नहीं हुआ है। क्वेश्चन भी नोट कर लिया करो तो ना मालूम चलेगा बेटा कि कौन सा क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था कि मान लो दो सब्सटेंस है ना, ए और बी। ए है और बी है। ए का नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n है, बी का नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है। तो ए और बी को तुमने मिला दिया, मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया बेटा ए और बी का, है ना। तो जो मोल फ्रैक्शन है दोनों के लिए होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ए का मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो न्यूमरेटर में रहेगा। तुम्हें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ए न्यूमरेटर में रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल N, ठीक है। और अगर तुम्हें बी का निकालना हो तो बी न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स n प्लस कैपिटल N, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो ये मोल फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन में आएगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में होगा, है ना बेटा। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में ही होता है, तो मोल फ्रैक्शन हो गया। तो जो मिनिमम वैल्यू है मोल फ्रैक्शन का, ये तुम्हारा है ना मिनिमम वैल्यू होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन का। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन का। ओके, इस क्वेश्चन को देखो। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मिक्सचर ऑफ H2 and CO2 is 44%. Calculate mole fraction of H2 in the mixture. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब कि तुम्हें मोल्स निकालना पड़ेगा H2 का, और जो सॉल्यूशन में जो दूसरा सब्सटेंस है उसका भी मोल्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो चीजें दिया गया है, एक तो है H2, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब जो मास परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड और H2 का, मास परसेंटेज ऑफ CO2 इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मिक्सचर इज 44%, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है 44 हो गया, 44% हो गया बेटा। तो बाकी क्या होगा सॉल्यूशन में? H2 होगा ना। तो H2 कितना होगा? 100 माइनस 44, ठीक है। तो 100 माइनस 44 करो, कितना होगा यहाँ पर? 56। हाँ, तो 56 आ जाएगा। जो 56 है तुम्हारा आ गया H2 का मास परसेंटेज, और जो CO2 है CO2 का मास परसेंटेज हो गया 44, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 दोनों को निकालोगे। ठीक है, तो आप H2 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? 56 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2 दैट इज 2। ठीक है, और यहाँ कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पर 44 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44। ये तो होगा ना? तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है कितना आएगा बेटा? 56 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है? 28 28 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 1 मोल आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 तुमने 28 निकाल लिया है, 28 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 आ जाएगा। तो अब जो मोल फ्रैक्शन है कितना होगा बेटा? 28 डिवाइड बाय 29। तो अभी जो फ्रैक्शन है ना, तो देख लो यहाँ पर, तो समझ में आ रहा होगा ये, है ना? फर्स्ट पार्ट यहाँ पर। ठीक है, किसी कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। नो सर। नोट कर लो। तो नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, ट्राई करो। इन ए मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ O2 द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, करो बेटा। अब इसका आंसर जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? दिव्या, इसका आंसर तुम बताओगे। दिनेश, कितना आ रहा है आंसर? सर कर रहा हूँ अभी। सडन ओके, आ रहा है बेटा? फर्स्ट पार्ट आ रहा है सबका? यस 2 बाय सर। यस सर। फ्रैक्शन में कितना आ रहा है बेटा? फ्रैक्शन बताओ। 2/3 हाँ, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 है कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो 2/3 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.667 है ना? राउंड अप करोगे तो 0.667 आएगा 3 डिजिट पर। ओके, इतना समझ में आया बेटा मोल फ्रैक्शन? तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट्स पर मिलियन का। तो पार्ट्स पर मिलियन मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है। ये पार्ट्स पर मिलियन बता दीजिए तो। कौन सा? ये वाला? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीज निकालना है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हो जाएगा? ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बेटा? इट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ppm हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इसका यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। सर एक बार दोबारा दिखा लीजिए फॉर्मूला। ये फार्मूला कल लिखवाया गया था, का स्क्रीनशॉट ले लो तुम।
ले लिया। तो यहाँ पर दिया गया है 40% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1.12 द इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर वेट बाई वॉल्यूम दिया गया है, ग्रेविटी दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है वो तुम बताओ। स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस क्या होगा? डेंसिटी सर, डेंसिटी होगा, मतलब डेंसिटी दिया गया है और वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है और इसको कन्वर्ट करना है पार्ट्स पर मिलियन में, है ना। तो मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में परसेंटेज टर्म कहीं दिया गया, परसेंटेज दिया गया हो, तो वहां पर जो सोल्यूशन है उसको कितना कंसिडर करोगे? 100 ग्राम सोल्यूशन। तो कंसिडर 100 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया गया तो यहाँ पर क्या दिया गया है? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, है ना। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर वॉल्यूम है और ये परसेंटेज है, तो जो वॉल्यूम है बेटा कितना कंसिडर करोगे? कंसिडर 100 ml वॉल्यूम, कंसिडर 100 ml वॉल्यूम, ठीक है। तुमने वॉल्यूम निकाल लिया 100 ml, अब इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मास में, ठीक है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मास अगर तुम्हें निकालना है तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम को, है ना। तो डेंसिटी यहाँ पे दिया गया है 1.12 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 100 ml, तो कितना आ जा रहा है? 112 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जा रहा है तुम्हारा 112 ग्राम। मास ऑफ NaCl कितना है? मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl, तो ये दिया गया 40 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम, है ना। तो 100 ग्राम में 40 ग्राम NaCl होगा, ठीक है। तो अब तुम्हें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला यहाँ लगा दोगे। मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 112 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 ppm, ठीक बेटा। तो इसको निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 40 डिवाइड बाई 112, ठीक है, तो कितना जा रहा है? 0.357 इंटू 10 पावर 6। इसको थोड़ा सा और राउंड अप करके सही से करोगे, है ना। 3.57 इंटू 10 पावर 5 ppm। नोट कर लो बेटा। आदित्य, आयुष हो गया? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a given sample of water contains 0.06 gram of calcium 2 plus ion per kilogram, calculate the ppm level of calcium 2 plus ion। जिसको तुम लोग करो बेटा करके बताओ। सर डन। सर डन। सर डन। आगे बेटा, सबका 60 आ रहा होगा आंसर यहाँ पर। यस सर। यस सर। करने की जरूरत नहीं होगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया 0.6 ग्राम इन पर किलोग्राम, ठीक है। तो 0.6 यहाँ पर न्यूमरेटर में होगा। अगर तुम्हें ppm निकालना है तो ppm कैसे निकालोगे? ppm मास ऑफ कैल्शियम 2 प्लस दैट इज 0.06 ग्राम कैल्शियम 2 प्लस आयन इन 1 किलोग्राम। तो जो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, तो मालूम फ्रैक्शन हमेशा सेम यूनिट रहेगा। तो ये अगर ग्राम में तो इसको भी ग्राम में रखोगे। 1000 किलो जो किलोग्राम है 1 किलोग्राम, उसको तुमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 ppm। तो सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जाएगा 60।
ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बाद देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा यहाँ पर जो हम लोग पढ़ना है वो है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री में मेनली हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस देखना है। पूरा का जो स्टोइचियोमेट्री में ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या बेटा, जैसे कोई सब्सटेंस दिया गया हो, उस सब्सटेंस में है ना, तो तुमने क्या किया, तुम्हें सब्सटेंस ए दे दिया गया, ठीक है, तो उस सब्सटेंस का मॉइस्चर हो, या हो सकता है उस सब्सटेंस में इम्प्योरिटी हो, या फिर वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन दिया रहेगा, मॉइस्चर हो सकता है, वहाँ पर इम्प्योरिटी होगा, या फिर किसी दूसरे रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रहा होगा। तो अब इन सब में हम लोग स्टोइचियोमेट्री के हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मॉइस्चर अगर है तो कितने परसेंट मॉइस्चर होगा वहाँ पर, इम्प्योरिटी है तो उसका प्योरिटी कितना होगा, अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करने के बाद कितना परसेंट प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, मतलब जो इसका यील्ड है ना, यील्ड मतलब प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कितने ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, उसका यील्ड क्या होगा, उसको हम लोग इस स्टोइचियोमेट्री से निकालते हैं। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन को यहाँ लिखा हुआ है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन आर नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन, सॉरी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। Calculation based on chemical equation are of three types. Number 1, calculation involving mass relationship. Number 2 यहाँ पर है calculation involving mass volume relationship, and last one is calculation involving volume relationship. इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे यहाँ पे एक सब्सटेंस A दे दिया गया, A B से रिएक्ट करके प्रोडक्ट P बना रहा है। ठीक है, तो मास रिलेशनशिप मतलब A का तुम्हें मास दिया रहेगा ग्राम में, जो B है B का भी मास दिया रहेगा ग्राम में, और जो प्रोडक्ट P बन रहा है ना, उसका भी मास तुम्हें ग्राम में निकालना पड़ेगा कि P का जो मास यहाँ पे जो यील्ड है वो कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, ये तुम्हें निकालना होगा। ठीक बेटा, तो A और B ग्राम में दिया गया है, तो P कितने ग्राम बनेगा ये तुम्हें निकालना है यहाँ पर। ये हो गया मास रिलेशनशिप। दूसरा होगा बेटा मास वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होगा, A है बेटा 1 ग्राम में मास में दिया गया हो, है ना, और जो B है उसका ये वॉल्यूम में दिया गया हो, मतलब एक मास रहेगा और इन दोनों में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बी में कोई एक वॉल्यूम के टर्म में दिया रहेगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो तुमने मास को वॉल्यूम से कोरिलेट कर दिया। अगर मास और वॉल्यूम का कोरिलेशन हो रहा है तो क्या होगा बेटा, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और लास्ट वन इज वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब जो वॉल्यूम है ना, ए का जो वॉल्यूम है, ए को तुमने बी से रिलेट करा, प्रोडक्ट बी बन रहा है। ठीक है, ए भी वॉल्यूम दिया गया, बी भी वॉल्यूम दिया गया, जो प्रोडक्ट बी बन रहा है बेटा, उसको भी तुम्हें वॉल्यूम के टर्म्स में निकालने से तुमने O2 ले लिया, है ना। O2 क्या हो रहा है बेटा, O2 से दूसरा ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है फिर से, और यहाँ पर ओजोन बन रहा है, या फिर हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, दोनों रिएक्ट करके HCl गैस बना रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम से रिलेट, है ना, रिलेट कर रहे हो तुम, वॉल्यूम को वॉल्यूम से कोरिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम कोरिलेशन हो रहा है तो क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये 3 टर्म है। तो इसका हाँ बेटा बोलो सर, मास वॉल्यूम रिलेशन में प्रोडक्ट किस टर्म्स में होगा? तो प्रोडक्ट हो सकता है कि मास वॉल्यूम में ग्राम में पूछ रहे हो प्रोडक्ट, या हो सकता है कि वॉल्यूम, मतलब कोई ना कोई एक वॉल्यूम रहेगा और एक गैस रहेगा, सॉरी गैस स्टेट में रहेगा, दूसरे ए का या बी का ग्राम में मास दिया रहेगा। तो ए बी और पी में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एक गैस होगा और दूसरे का मास दिया रहेगा। ठीक है बेटा। सर, तो प्रोडक्ट किस टर्म्स में होगा? प्रोडक्ट का जरूरी नहीं बेटा, प्रोडक्ट हो सकता है गैसियस स्टेट में हो सकता है सॉलिड स्टेट में हो, जरूरी नहीं प्रोडक्ट गैसियस। जैसे तुमने क्या लिया कि कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम को तुमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक है, अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड स्टेट में है ना। तो अब यहाँ पे क्या दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका वॉल्यूम दे दिया, अब पूछ दिया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मास कितना होगा, या फिर इसका उल्टा दे दिया, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका मास दे दिया। ठीक है, और पूछ दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा। ठीक है सर, ये जो यील्ड वाला भी बताया, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। एक बार बेटा आगे चलेंगे, चलकर बताएंगे। ठीक है, पहले देखना समझ लो।
नीड को मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, कभी ये समझ में नहीं बता। ये समझ लो कि मास मास रिलेशनशिप होता क्या है। मतलब अगर मास को मास से कोरिलेट करोगे तो मास मास रिलेशनशिप, अगर मास को वॉल्यूम से कोरिलेट कर रहे हो तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, और अगर वॉल्यूम को वॉल्यूम से कोरिलेट करो तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। बस इतना समझो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला मास वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा सॉलिड होता है ना, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लिक्विड सॉल्यूशन है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने इसको रेट करा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, तो मास को तुमने गैस से रेट करा दिया, और यहाँ पर तुम्हें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट मिल रहा है यहाँ पर ना, ये सॉलिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। यहाँ पे ये हो गया, तुम्हें दिया गया हो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड तुम पास कर रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिलेगा ये तुम्हें निकालना हो, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ दिमाग लगाओ बेटा कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन पे मालूम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन दिया गया है नहीं, है ना। और जो केमिकल रिएक्शन अगर नहीं दिया गया है तो केमिकल रिएक्शन तुम्हें बनाना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद ही तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन आर नोन एज स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो अब यहाँ बेटा एक और पॉइंट यहाँ पर है, द लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रेविमेट्रिक और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को हम लोग आगे देखेंगे। अब देखो बेटा कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो जो स्टेप्स है बेटा, स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को जो एनालिसिस होता है कई टाइप का होता है ना, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अगर हम लोग बात करते हैं एनालिसिस का तो एक होता है वॉल्यूमेट्रिक, दूसरा होता है ग्रेविमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक मतलब यहाँ पर ग्रेविटी का कुछ टर्म होगा, ग्रेविटी मतलब मास होगा, मतलब कि यहाँ पर जो सब्सटेंस दिया रहेगा उसका मास तुम्हें निकालना पड़ेगा, उसको मेजर करोगे, उसका वेट निकालोगे, ठीक है। तो वेट निकालने के बाद जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो क्या होगा बेटा, ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हो या फिर उसका तुम मास मेजर कर रहे हो, मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो, है ना। तो अगर मास का कोई ना कोई कोरिलेशन है तो क्या होगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में आ जाएगा वो। और अगर तुम मास को कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म दिया गया, एक सॉल्यूशन को तुमने दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स किया, इंडिकेटर डाल दिया वहां पर, है ना, कलर चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके सर, इसको नोट कर लो बेटा। जो स्टेप्स है, इन जनरल द फॉलोइंग स्टेप्स आर अडॉप्टेड इन मेकिंग नेसेसरी कैलकुलेशन। नंबर 1, राइट डाउन बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज। ये बहुत जरूरी बेटा है ना। अगर तुम्हें बैलेंस केमिकल इक्वेशन तुमने नहीं बनाया तो जो तुम्हारा कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा, आंसर सही नहीं आएगा। नंबर 2, राइट डाउन द नंबर ऑफ मोल्स बिलो द फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Number 3, write down the relative masses of the reactant and the product with the help of formula below the respective formula. This shall be the theoretical amount of reactant and product. बस पहले स्टेप्स लिखो, अभी मैं क्वेश्चन से ना इसको क्लियर करूंगा। फोर्थ है यहाँ पर, by the application of unitary method, mole concept or proportionality method, the unknown factor or factors are determined. तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, है ना। यस क्या सर। चीज? यस सर। यूनिटरी मेथड तुमने क्लास 7-6 में पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड। सर एक बार बता दीजिए। यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा बेटा तुमने। 10 पेन है ना, 10 पेन का जो प्राइस है वो 60 रुपीज है, ठीक है, 60 रुपीज। तो 12 पेन का प्राइस क्या होगा, 12 पेन का? यस सर, पढ़ा है ना, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। ओके सर। एक बार ये वॉल्यूमेट्रिक वापस हम बता दीजिए बेटा। इसको पढ़ना है क्या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को?
ठीक है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। ओके सर। बस याद रखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वॉल्यूम रहेगा, जो रिएक्टेंट है वो वॉल्यूम दिया रहेगा उसका। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तुम उसका मास मेजर करोगे, तौलोगे उसको वेइंग स्केल पे, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे बेटा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो। सर हो गया, सर हो गया। बेटा concept of limiting reagent. The limiting reagent or limiting reactant in a chemical reaction is the substance that is totally consumed when the chemical reaction is completed. ठीक है, तुमने कोई रिएक्टेंट लिया A, रिएक्टेंट A को रिएक्टेंट B से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है। A रिएक्ट कर रहा है बेटा B से, A लिया, A को तुमने B से रिएक्ट करा दिया और प्रोडक्ट B बन गया, ठीक है। और तुमने यहाँ पर कोई कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं लिखा, तुमने A का कुछ मास ले लिया और B का कुछ मास ले लिया, ठीक है। तुमने X ग्राम A ले लिया और Y ग्राम B ले लिया, तो A और B में से कोई एक कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा बेटा वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट उसको LR से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। मान लो A पूरा कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है तो A क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो B है वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हो रहा है, इसका मतलब B जो है वो एक्सेस में है, एक्स्ट्रा को एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सेस में है, एक्सेस रिएजेंट। तो A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, B एक्सेस रिएजेंट हो गया। A और B जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ प्रोडक्ट P बनेगा, इससे कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, है ना। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ, जो कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए उसको तुम लिमिटिंग रिएजेंट बोलोगे, मतलब जो लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई किया गया हो। और तुम्हें x ग्राम चाहिए लेकिन वो x ग्राम से थोड़ा सा कम है, ठीक है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो अब यहाँ देखो बेटा, मान लो ये रिएक्शन दिया गया है H2O2 गिव्स वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है, ठीक बेटा। तो अब यहाँ पर हम लोग दो तरह से क्वेश्चन करते हैं। पहला कि जो H2 और O2 है उसका नंबर ऑफ मोल्स दिया गया, मान लो जो H2 है इसका जो मोल्स दिया गया है 3 मोल दिया गया है, ठीक बेटा। और जो O2 है, O2 का नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है यहाँ पर, मान लो इसको भी 3 मोल दे दिया गया, तो H2 भी 3 मोल दिया गया है, O2 भी 3 मोल दिया गया है, तो वाटर कितने मोल बनेगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा। अब क्वेश्चन ध्यान सुनो, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है H2 3 ग्राम, O2 भी 3 ग्राम दिया गया है, और कितने ग्राम वाटर बनेगा ये तुम्हें निकालना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा। ओके, तो अगर इस तरह से दिया गया क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कितने ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, मान लो यहाँ पर H2 है, हम लोग अज्यूम करेंगे जो H2 है वो पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग कैसे लगाओगे, तो 2 ग्राम H2, सॉरी 2 मोल, देखो यहाँ पर जो स्टोइचियोमेट्रिक क्वेश्चन उसको देखो, ध्यान से देखो बेटा, है ना। 2 मोल H2 कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा बेटा, 1 मोल ऑक्सीजन से, है कि नहीं। 2 मोल H2 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 मोल H2 है, 3 मोल H2 कितने मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कौन बताएगा। 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 3 मोल कितने मोल करेगा बेटा, 3/2 मोल से, 3/2 मोल से। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना चाहिए, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना चाहिए, 1.5, है ना। सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1.5। जो ऑक्सीजन है कितना चाहिए तुम्हें बेटा, 1.5 चाहिए केवल, है ना। जबकि जो ऑक्सीजन दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 ग्राम, सॉरी 3 मोल दिया गया, यहाँ पर मोल से, ठीक है, मोल दिया गया है। तो 3 मोल हाइड्रोजन दिया गया है, 3 मोल ऑक्सीजन, ये प्रोवाइडेड अमाउंट है ना, यहाँ पर प्रोवाइडेड अमाउंट है। जबकि तुम्हें चाहिए कितना, तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए केवल 1.5 मोल, है ना, केवल 1.5 मोल चाहिए, 1.5, ठीक है। इसका मतलब कि कुछ ऑक्सीजन यहाँ पर बच जाएगा, थोड़ा समझ में आया बेटा। जो ऑक्सीजन है कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा यहाँ पर, पूरा ऑक्सीजन का यूज नहीं, यूटिलाइज नहीं हो रहा है,
लेकिन जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 का 3 पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? जो हाइड्रोजन है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है हाइड्रोजन कितना होगा? रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा बेटा? सर हाइड्रोजन 0। तो हाइड्रोजन का रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा? 0। हाइड्रोजन 0 मोल बचेगा और ऑक्सीजन कितना बचेगा बेटा? 1.5 मोल। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 3 माइनस 1.5। तो इसको देखोगे तो ये 1.5 मोल हाइड्रोजन बच जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें मालूम चल गया कि हाइड्रोजन कितना बच रहा है और ऑक्सीजन कितना बच रहा है। तो अब बता बेटा, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका तो जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा? Lr होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन क्या होगा? एक्सेस में है तो एक्सेस रिएजेंट होगा, है ना? एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, एक्सेस होगा ये। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तुमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब तुम्हें ये मालूम करना होगा यहाँ पर कि वाटर कितने ग्राम या कितने मोल बना है। ठीक है, तो इनसे देखो बेटा, यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला था, स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 मतलब तुमने जस्ट ऐड किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तुमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड किया, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब तुमने ऐड किया तो वहां पर वाटर तो 0 होगा, वाटर तो बना ही नहीं, है ना? अब यहाँ पर देखो बेटा, अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कितने मोल वाटर बनेगा तुम्हें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी हम लोग यूनिटरी मेथड का हेल्प लेंगे। तो जो अब यहाँ पर बेटा, है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तुम कोरिलेट करोगे वाटर से। हमेशा जब भी तुम्हें क्वेश्चन करना हो तो हमेशा तुम रिएक्शन का हेल्प लोगे ना, स्टोइकियोमेट्री का यूज करोगे। हाँ बेटा बोलो। ओके, तो 2 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर। इतना समझ में आ रहा है बेटा? 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर। तो अब देखो यहाँ पर तुमने हाइड्रोजन क्यों लिया? जब भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, है ना, तो कैलकुलेशन में हम लोग हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करते हैं, याद रखो। ठीक है, जब प्रोडक्ट बनाना हो, जब यील्ड देखना हो, यील्ड मतलब कि कितने ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, तो यील्ड में हमेशा हम लोग प्रोडक्ट को देखेंगे, लिमिटिंग रीजन को देखोगे, और लिमिटिंग रीजन से ही हम लोग यूनिटरी मेथड का हेल्प लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, याद है बेटा? जो रूल पर लिखवाया गया है ना? तो यहाँ पर जो लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है बेटा यहाँ पर। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर रहा है, जो कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा उसी से प्रोडक्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल वाटर बन रहा है। तो यहाँ पर कितने ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है बेटा? कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन? 3 ग्राम नहीं, यहाँ 3 मोल रिएक्ट कर रहा है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 मोल हाइड्रोजन से कितने मोल वाटर बनेगा? 3 मोल ऑफ वाटर। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हमेशा लिमिटिंग रीजन का यूज करोगे और लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है, वाटर कितना बच रहा है बेटा? कितना बन रहा है? 3 मोल। ठीक है, 3 मोल। तो अगर मास पूछ रहा हो, मास ऑफ वाटर, तो मास निकाल सकते हैं बेटा, मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा? मास ऑफ वाटर कितना होगा बेटा? 54 ग्राम। 54 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल्स, है ना, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स यहाँ कितना निकाल लिया बेटा? 3 मोल। 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 का, तो मोलर मास 18 होता है ना, तो हो जाएगा 54 ग्राम। ठीक है, हो जाएगा 54 ग्राम। ठीक बेटा, तो इस तरह से करोगे। तो आगे इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी 6 मिनट बाकी है। सर हम रिएक्शन में कौन से वाले को लिमिटिंग रिएजेंट अज्यूम करेंगे?
बेटा यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, द लिमिटिंग रिएजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड, है ना, टोटली कंज्यूम्ड व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो अब यहाँ पे कंप्लीट कंज्यूम कौन हो रहा है, हाइड्रोजन देखो जीरो बच रहा है ना, रिमेनिंग अमाउंट मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया है ना। नहीं सर, आपने सबसे पहले अज्यूम किया था ना। हाँ तो किसी को भी अज्यूम कर लो, तो इसका वही था, इसका उल्टा भी बता, तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले लो यहाँ पर, है ना, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से करके दिखाए बेटा, इसको नोट करो, फिर ऑक्सीजन से करके दिखा रहा हूँ सर। हाँ बेटा बोलो। सर अगर इक्वेशन बड़ी हुई तो रिएक्टेंट्स भी ज्यादा हुए तो लिमिटिंग रिएजेंट ज्यादा होंगे, तो भी उसमें भी वही देखना पड़ेगा, लेकिन वैसे जनरली तुम लोगों सिलेबस में तो ही रिएक्टेंट देता है, अगर यहाँ पर 4-5 रिएक्टेंट हो तो भी लिमिटिंग रिएजेंट ही देखोगे, वहाँ पर 1 by 1 सबको कोरिलेट करके देखोगे। सर सिर्फ एक ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा? हाँ बेटा एक ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा वहाँ पर, है ना, अगर हमारा दोनों का अमाउंट सेम है तो दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मान लो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसका 1.5 दिया गया, ठीक है, तो 1.5 माइनस 1.5 कितना बचेगा यहाँ पर, ना 1.5 ये रेट कर गया, तो 1.5 माइनस 1.5 यहाँ कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, मतलब कि O2 और H2 दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, ठीक है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अगर दोनों का अमाउंट सेम दिया गया है तो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स एक से ज्यादा भी लिमिटिंग रिएजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ तो दोनों में से कोई सा भी चलेगा। आगे चले बेटा। जो वो है रिएक्टेंट का कैसे निकालेंगे, हाँ जब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट बेटा जिस तरह क्वेश्चन किए हैं, मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन से करना है, तो मान लो ठीक है, तो ऑक्सीजन से कोलेट करो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन सेम आएगा रिजल्ट यहाँ पे, देखो बेटा है ना, यहाँ पर तुम्हें करना है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना मोल H2 देगा बेटा, 2 मोल H2 देगा, है ना, ठीक है, तो 1.5 मोल O2 कितना देगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मोल ऑफ H2 है ना, तो 3 मोल H2 होगा कि नहीं, यहाँ पर देखो यूनिटरी मेथड यहाँ पर, है ना, दोनों सेम आएगा यहाँ पर। आगे चले बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2.00 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 2.00 ग्राम ऑफ सल्फर बाय द रिएक्शन Mg plus S gives MgS, which is the limiting reagent, calculate the amount of one that reactant which remains unreacted, है ना, अनरिएक्टेड मतलब जो एक्सेस में है, जो ज्यादा दिया गया वो बच जाएगा लास्ट में, जो अनरिएक्टेंट अमाउंट है उसको तुम्हें बताना होगा कितने ग्राम होगा बचा होगा, है ना, वो बताना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का मास दिया गया है 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पर जो मास दिया गया है, मास मैग्नीशियम का दिया गया, कितना दिया गया बेटा, 2 ग्राम, ठीक है। सल्फर का भी मास दिया गया है 2 ग्राम ऑफ सल्फर, ये दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है which is limiting reagent, calculate the amount of one that is excess reagent, मतलब इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट में बताना है, LR बताना तुम्हें, LR, है ना, और जो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट कितना बच जाएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 चीज पूछ रहा है यहाँ पर, LR लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा एक्सेस रिएजेंट, दोनों पूछ रहा है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे बेटा, सेम मेथड यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया बेटा वो मोल्स न देकर मास दिया गया है, ठीक है, याद रखो बेटा, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से चलेगा वो, ठीक है, मास से नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स चलता है, मास से नहीं चलता है, यहाँ पर तुम मोल्स निकालोगे, तो जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के मोल्स निकालोगे, ठीक है।
तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा बेटा 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 24। मालूम है ना मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? सल्फर, सल्फर का नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे 2 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बेटा, इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ मोल्स तुमने निकाल लिया। अब यहाँ पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बनेगा ये नहीं पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं पर, जो पूछ रहा है बस वही निकालेंगे हम लोग। हाउ मच, अच्छा ये भी पूछ रहा है हाउ मच मैग्नीशियम सल्फाइड कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। तो जो MgS है ये कितना बनेगा वो भी पूछ रहा है, ठीक है बेटा। तीनों पूछ रहा है यहाँ पर। MgS कितना बनेगा वही पूछ रहा है, लिमिटिंग रीजन पूछ रहा है और HCl रीजन पूछ रहा है। तो 1 बाय 1 सब करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो लिमिटिंग रीजेंट है। देखो यहाँ बेटा 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फर से रिएक्ट करेगा। मतलब जितना मैग्नीशियम, देखो रिएक्शन को देखो बेटा ध्यान से, है ना, तो गायब हो जाएगा। मैग्नीशियम देखो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है ना, उसने लिखा मतलब 1 है। सल्फर का कोएफिशिएंट कितना, ये भी 1 है ना। तो 1 मोल मैग्नीशियम 1 मोल सल्फर से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जितना मैग्नीशियम है बेटा उतना ही सल्फर चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैग्नीशियम कितना है 0.08 ग्राम, तो सल्फर कितना चाहिए तुम्हें, सल्फर भी तुम्हें चाहिए 0.0833 ग्राम चाहिए, सॉरी मोल चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो सल्फर का मोल्स है देखो कितना कम है ना, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट सल्फर कितना है 0.833, जबकि प्रोवाइडेड अमाउंट कितना है सल्फर का 0.625। मतलब जो सल्फर है वो लेस अमाउंट में दिया गया है। सल्फर क्या होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो तुमने निकाल लिया लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर हो गया सल्फर, तो यहाँ तुमने लिख दिया Lr। तो अगर सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट तो मैग्नीशियम क्या होगा बेटा, एक्सेस होगा कि नहीं, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट हम लोग निकालेंगे, है ना। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग में मोल चाहिए, रिमेनिंग मोल, ठीक है। R मोल मतलब रिमेनिंग मोल। तो रिमेनिंग मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम कितना दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है 0.0833, ठीक है। अब यहाँ देखो जो सल्फर है, सल्फर दिया गया है 0.0625, ये लिमिटिंग रीजेंट है ना। तो लिमिटिंग रीजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो कितना रिएक्ट करेगा, 0.0625 है ना। तो ये पूरा रेट कर जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पर। सबको समझ आ रहा है? जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो 0 बचेगा, 0 मोल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल सल्फर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, है ना। इट मीन्स 0.0625 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट्स, ठीक है। तो 1 मोल सल्फर 1 मोल मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, तो 0.625 मोल सल्फर कितने मोल रिएक्ट करेगा बेटा, सेम अमाउंट से 0.625, ठीक है। तो रिमेनिंग मोल ऑफ सल्फर तो कितना रिएक्ट कर रहा है बेटा, 0.625। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कहीं गड़बड़ हो गया, जीरो 0.0625, ठीक है। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आ गया बेटा, है ना। इसके बाद हम लोग MgS का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखो यहाँ पर जितने मोल मैग्नीशियम होगा उतने ही मोल MgS बनेगा। तो मोल्स ऑफ MgS इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सल्फर, है ना। देखो जो लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट से कोरिलेट करेंगे,
तो मोल्स ऑफ MgS इज इक्वल टू 0.0833। ठीक है, तो आंसर आ गया बेटा। जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा हो गया सल्फर। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा हो गया सल्फर। तो जो एक्सेस में बेटा, एक्सेस तुम्हारा है क्या? मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम कितना बचा? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम दैट इज 0.0208। ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फाइड कितना बना बेटा? मैग्नीशियम सल्फाइड लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो नहीं मोल बनेगा बेटा यहाँ पर, तो दैट इज 0. बेटा मोल्स ऑफ सल्फर रिएक्टेड गड़बड़ लिख दिया मैंने, तो 0.0625 हुआ। हाँ, यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सल्फर रिएक्टेड, ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा। यहाँ पे होगा 0.0625। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख दोगे 0.0625। ठीक है, जो डाउट बेटा, डाउट नेक्स्ट क्लास में पूछना फिलहाल के लिए। सर ये रिमेनिंग पार्ट कैसे निकाले ये बता दीजिए। रिमेनिंग पार्ट बेटा तुमने सेपरेट निकाला ना बेटा, यहाँ देखो कि जो प्रोवाइडेड अमाउंट कितना है 0.0833 है ना, इतना दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स, और कितना रेट किया मैग्नीशियम, कितना रेट किया बेटा? देखो जितना जो मैग्नीशियम का रेटेड अमाउंट तुम्हें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ सल्फर, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ सल्फर, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ सल्फर है ना, तो रिएक्टेड अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है बेटा? 0.0625 है ना, क्या तुमने निकाल लिया यहाँ पे देखो 0.0625। जितना सल्फर रिएक्ट करेगा उतना ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कि नहीं रिएक्ट करेगा, ये बताओ। 1 मोल सल्फर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो जितना सल्फर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उतना ही मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम रिएक्ट करा दिया तुमने, तो ये प्रोवाइडेड अमाउंट था और ये रिएक्टेड अमाउंट था, तो ये हो गया रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, ओके सर। और अगर मान लो मास पूछ रहा हो तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास आ जाएगा ग्राम में। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे, हम लोग आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे इसको। ठीक है, गुड नाइट बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट, गुड नाइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर बेटा बोलो। सर एक डाउट है सर, ये जो एक्सेस वाला रिएजेंट होता है उसका कुछ भी पार्ट प्रोडक्ट में नहीं होता है, उसका कुछ भी पार्ट प्रोडक्ट में नहीं होता है, मतलब सारा लिमिटिंग रिएजेंट का ही होता है सर। नहीं क्या, देखो इसको मैं नेक्स्ट क्लास दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, टाइम भी हो गया है, से हो रहा टाइम। ठीक है, मैं दोबारा इसको लिमिटिंग रिएजेंट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बेटा, तो डाउट है नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास लेते हैं सर अभी परसेंट यील्ड वाला एक पेज खोल दिया तो ओके बेटा। ओके गुड सर, गुड इवनिंग। इवनिंग। सर गुड इवनिंग। यस सर हो गया। अरे ये मैसेज नहीं जा रहा। हो गया।
गुड नाइट।